सो हेलो मेरे प्यारे ढक्कनों और मेरी प्यारी ढक्कन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम थे इस सफर पे जिसका नाम था ढक्कन टू डायरेक्शन एक्सप्रेस, और आज इस एक्सप्रेस का है 5वां दिन। और इस 5वें दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हम इसके बारे में आज जानिए। करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट किसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं करंट होता क्या। देखिए, तो करंट का सिंपल सा मतलब है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट आपका जब फ्लो करता है, उसी फ्लो होने को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे जब आपका इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगा या राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगा, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। अब ये जो करंट हमारा जो रहता है, ये इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। हमारे इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। मान लेते हैं हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है, तो हमारा जो करंट होने वाला है वो हमारा राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में दिखा रहे हैं, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका जा रहा है लेफ्ट टू राइट जा रहा है, बट आपका जो करंट है वो आपको फ्लो आपका कर रहा है राइट टू लेफ्ट। अब देखिए, जो करंट होता है, करंट को हम डिनोट करते हैं बेसिकली आई से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा बढ़ता है क्यू अपॉन टी का मतलब ये जो करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज एक बार में लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आपका फ्लो करेगा, उतना ही ज्यादा आपका करंट आपका प्रोड्यूस यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे जो करंट है, करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, और करंट का जो आपकी जो ऐसा यूनिट होती है वो हमारी होती है एम्पियर, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। अब बात करते हैं आपका जो इलेक्ट्रॉन जो आपका लेफ्ट राइट फ्लो करेगा क्यों। देखिए, वो सिंपल सा आपका फ्लो करता है पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से फ्लो करता है, पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से। देखिए, इसका एग्जांपल आप सोचते थे, मान लेते हैं आपके पास 2 बीकर हैं, दोनों बीकर में पानी है। ठीक है, एक बीकर में ज्यादा पानी है, एक बीकर में आपके पास में कम पानी है। अगर हम ज्यादा पानी वाले को कम पानी वाले के साथ में अगर हम अटैच कर देते हैं, तो आप ये देखिए कि जो ज्यादा बाल कि जिस बीकर में ज्यादा पानी है वो अपना पानी कम पानी वाले बीकर में फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो उसी फिनोमेना से हमारा जो इंस्पायर्ड है हमारा वो हमारा करंट है। तो करंट में हमारा सेम प्रॉपर्टी दिखाता है, वो हमारा हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज हमारा क्या करता है, फ्लो करता है। इसलिए आपने जो चीजें देखी होंगी, हमारे पास आपने सुनोगे कि 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है हमारा एक हमारा होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक हमारा होता है नेगेटिव टर्मिनल। जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम ज्यादातर बोलते हैं हम हाई पोटेंशियल कहते हैं, और जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम कहते हैं लो पोटेंशियल। तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस को हम कहते हैं वोल्टेज कहते हैं। और वो जो वोल्टेज होता है उसको हम डिनोट करते हैं वी से, और वो वोल्टेज को हिंदी में बोलते हैं उसे कहते हैं विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर, मतलब दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल। और उसी की वजह से आपका जो करंट है वो आपका फ्लो, मतलब उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करता है। जो हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। पोटेंशियल किसके बढ़ता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या अभी जो चार्ज होता है, चार्ज की इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो हमारी होती है कूलाम होती है। चार्ज की हमारी ऐसा यूनिट हमारी क्या होती है, कूलाम होती है। तो आपको इस चीज को बोलना नहीं है, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलाम होती है। हमने आपसे क्या पढ़ा, देखते हैं। पहला हमने पढ़ा कि हमारा करंट क्या होता है, करंट हमारा होता है फ्लो ऑफ चार्ज। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन की इसकी ऑपोजिट होती है। सेकंड चीज हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता क्यों है, वो बेसिकली हमारा फ्लो करता है पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से, पोटेंशियल का डिफरेंस की वजह से, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, वी से। पोटेंशियल डिफरेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं उसको हिंदी में। पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो हमारी होती है वो वोल्टेज होती है, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात है, ठीक है। तो अब तक हमने, आप देखो सिंपल बात है, जितना ज्यादा पोटेंशियल क्या है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो करेंगे, जितना ज्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतना ज्यादा हमारा चार्ज क्रिएट होगा। तो इसी चीज को देखते हुए हमारे पास एक साइंटिस्ट था, जिस साइंटिस्ट का नाम था ओम्स। जे साइंटिस्ट का क्या नाम था, ओम्स। उसने एक लॉ दिया, जिस लॉ का नाम था ओम्स लॉ। जिस लॉ का नाम क्या था हमारा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या कहा, ओम्स लॉ हमारा कहता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा हमारा करंट प्रोड्यूस होगा। तो हमने वहां से एक चीज समझ आती है कि जो कि जो वोल्टेज होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। वहां से हम ये लिखते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब देखिए, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट होगा, जितना कम वोल्टेज होगा उतना ही कम हमारा करंट होगा। तो हम वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, आर आ गया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट को लेके आते हैं, और यहाँ पे जो कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं उस में करते हैं आर। क्या इस्तेमाल करते हैं, आर। यहाँ पे आर का मतलब क्या होता है, आर हम कहते हैं रेजिस्टेंस को। अब रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन क्या ये बात क्लियर है कि वी बराबर हमारा क्या होता है, आई इंटू आर होता है, जहाँ पे क्या बताता है हमको, वोल्टेज और करंट दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इन दोनों के बीच का जो ग्राफ होता है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। आपका क्या बनता है कि स्ट्रेट लाइन बनता है। अब देखिए, ये जो ओम्स लॉ है ना, आप बाद में ये पाएंगे जो ओम्स लॉ है ये सिर्फ एक लिमिट तक ही फॉलो करता है। एक लिमिट के बाद में जब चीज हमारी गर्म होना शुरू
जब चीज़ हमारी गर्म होना शुरू हो जाती है तब हमारा ये जो ओम्स लॉ ये हमारा फॉलो नहीं करता। तो उसके बाद क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आपके 12th क्लास में। बट अभी के लिए हमको ये पढ़ना है ओम्स लॉ क्या होता है, क्यों होता है, क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। देखा था तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी बराबर हमारा होगा आई आर, और वी और आई के बीच का जो ग्राफ होता है वो हमको क्या देता है, एक कांस्टेंट वैल्यू देता है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या ये हमारा करंट पे डिपेंड करता है या हमारा वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप पहले थोड़ी बात हम रेजिस्टेंस के बारे में देखिए। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ना, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, हमारी क्या होती है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ये ना वोल्टेज पे डिपेंड करती है ना ये करंट पे डिपेंड करती है। ये दोनों में से किसी पे डिपेंड करते ही नहीं है, भले ही उसके प्रोपोर्शन में आती है बट उन दोनों पे डिपेंड ये करते ही नहीं है। तो ये किस पे डिपेंड करती है, ये बेसिकली हमारी चीज डिपेंड करती है तीन चीजों पे। पहला डिपेंड करती है पहला है आपका लेंथ, ये लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही उस ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस होगा। फिर आता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है मान लेते हैं इसमें वायर, तो इस वायर की ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं, इसका एरिया कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास ये मेरे पास है भाई ये, इसको वायर मान लेते हैं, इस वायर का ये वाला जो पार्ट इसको हम कह रहे हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही कम हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, उतना ही कम हमारी क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। और फिर थर्ड चीज आती है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब आप किस टाइप का मटेरियल उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप अच्छा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप इंसुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप कंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके रेजिस्टेंस हमारा कम होता है, और इंसुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसको हम बेसिकली ज़्यादातर कहते हैं, इसको हम कह देते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टिविटी। और हिंदी में इसी को कहते हैं प्रतिरोधकता। और रेजिस्टेंस को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल ऑफ आर। तो यहाँ पे देखो पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा है जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा लेंथ के। तो मैंने बोल दिया आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। सेकंड हमने पढ़ा आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एरिया, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो इन दोनों इक्वेशन से हम एक नेट रिजल्ट निकाल सकते हैं। वो रिजल्ट हमारा क्या है, आर बराबर रो एल अपॉन है। आर बराबर यहाँ पर हमारा क्या रो एल अपॉन है। अब यहाँ पे जो रो है, रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, एल का मतलब है लेंथ ऑफ वायर, और ए का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक है, बात करते हैं आगे। इसमें देखो तो पहले टर्म हमने क्या पढ़ी, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब सिंपल सी बात देखो, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, वो कितना उसको रोक रहा है। अगर इसको हिंदी में बोलते तो हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिरोधकता। मतलब कि किसी भी चीज को रोकने की क्षमता, मतलब उसको जो करंट जो फ्लो होने वाला है उसको रोकने की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब ये जो रेजिस्टिविटी उसको हम डिनोट करते हैं रो से, इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं रो। इस रो से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। रो वो हमारा अगर आर बराबर एल अपॉन है, फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद हमारा था रो बराबर आर अपॉन हमारा एल के बराबर था। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की, जो रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी की हमारी जो एसआई यूनिट जो हमारी होती है ओम मीटर होती है। हमारी क्या होती है, ओम मीटर होती है, जो कि वायर की प्रॉपर्टी होती है। ये ना लेंथ, इसको लेंथ से कोई मतलब नहीं है, इसको एरिया से भी कोई मतलब नहीं है। रेजिस्टिविटी का मतलब है सिर्फ और सिर्फ उसके मटेरियल से, कि वो मटेरियल उसमें हमने किस प्रकार का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस में। हम जो रेजिस्टेंस लगाते हैं, रेजिस्टेंस का मतलब क्या, देखो रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब हम सिर्फ रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस नहीं कहते, हम रेजिस्टेंस को हम लोड भी कह सकते हैं, रेजिस्टेंस को हम अप्लायंस भी कह सकते हैं। देखो रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब ऐसी जो कि वोल्टेज खाएगी, तो जो भी चीज तुम्हारी वोल्टेज खाएगी उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो देखिए जो रेजिस्टेंस होता है, हम रेजिस्टेंस को लगाने के दो तरीके होते हैं। रेजिस्टेंस को लगाने के कितने तरीके होते हैं, दो। जिसमें से हमारा पहला तरीका हमारा सीरीज मेथड। पहला तरीका क्या हमारा सीरीज मेथड। सीरीज मेथड का मतलब क्या, एक के बाद एक आप चीजें लगाते, मतलब जैसे पहले ये लगा दे, सेकंड लगा दे, थर्ड लगा दे, फोर्थ। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो इनका जो नेट जो हमारे इसमें जो नेट रिजल्टेंट होता है वो हमारा बराबर होता है R1 R2 प्लस R3 करके जहां तक ही जा रहा है उसका R नेट तक इसका क्या होता है, इसकी वैल्यू आती है। मतलब सब अगर मान लीजिए हमारे पास में 4 रेजिस्टेंस है, चारों के चारों हमारे लगे हुए सीरीज में, तो करना कुछ नहीं, चारों को रेजिस्टेंस को जोड़ दो, पूरे का नेट रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगा। अब इसका एक इसका डिसएडवांटेज है, वो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इफ अ कंपोनेंट फेल्स द होल सर्किट ब्रेक। मतलब क्या, अगर मान लो कि इन चारों में से अगर एक भी चीज अगर हमारी खराब हो गई तो आगे करंट हमारा जाएगा नहीं, बाकी सारी चीज हमारी जलेंगी ही नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मान लेते मेरे पास एक, जैसे कि हाँ दिवाली के टाइम पे आप लोगों ने लड़ियाँ देखी होंगी, वो जो लड़ी होती है, मान लेते हैं कि अभी के लिए हमने लगा रखे हैं सीरीज कनेक्शन में। अगर वो सारी अगर वो सीरीज कनेक्शन में होती, अगर एक लड़ी, अगर उसमें से अगर एक बल्ब अगर हमारा हो गया खराब, तो बाकी पूरी लड़ी हमारी नहीं जलेगी, तो वो जो बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, बट उस चीज़ के लिए हम दूसरा कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं। वो कनेक्शन हमारा क्या है,
वो कनेक्शन बेसिकली हम उसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। उसमें क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन। अब वो पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, देखो पैरेलल कनेक्शन मतलब है एक के बाद एक लगाने, बट वो कैसे लगाने को लगाना है, पैरेलल लगाना। अब लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है कि पैरेलल क्या है, सीरीज का। देखिए तो जहाँ पे जंक्शन क्रिएट हो रहा है, जहाँ पर हमारा जंक्शन क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन, जहाँ पे हमारा एक ही तार रहता है। और इसको अगर और ज़्यादा आर में बोले तो देखिए जहाँ पे मिनिमम 3 या 3 से ज़्यादा तार अगर हो जाए तो उसको कहते हैं जंक्शन कहते हैं। और जहाँ पे जंक्शन बन जाए वो दोनों हमारे क्या होते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो पैरेलल का जो नेट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका वो हमारा होता है 1/R1 + 1/R2 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इसमें हम कर सकते हैं। अब इसके हमारे पास कई एडवांटेज है और इसके हमारे पास कई डिसएडवांटेज भी है। तो बात करते हैं कुछ एडवांटेज की और कुछ डिसएडवांटेज की। देखिए इसका जो हमारा जो ओवरऑल इसका हमारा जो एडवांटेज है वो हमारा ये है कि इफ वन अप्लायंसेस स्विच ऑफ अदर गिव्स ओवररिंग, मतलब इसमें वो सीरीज वाला कनेक्शन नहीं, मतलब इसमें वो सीरीज वाले हमको दिक्कत नहीं होती कि अगर हमारा एक चीज़ हमारी खराब होगी तो बाकी की चीज़ हमारी खराब नहीं होगी। देखो और आपके घर में जो कनेक्शन जो होता है वो आपका होता है पैरेलल कनेक्शन होता है। कनेक्शन मतलब अब देखो अब आपका रेजिस्टेंस को कुछ नहीं, आप मान लीजिए आपका बल्ब है, आपकी टीवी, आपका फ्रीजर और आपका पंखा मान लेते हैं। ठीक है, अगर आपका सारे के सारे जो घर में जो कनेक्शन होते हैं आपके पैरेलल होते हैं। मान लेते हैं अगर आप सीरीज में लगा देते हो, अगर आपका ठंड का टाइम है तो ठंड में तो लोगों के घर में पंखा चलता नहीं, तो अगर वो पंखा नहीं चल रहा तो एसी भी नहीं चलेगा, ना फ्रिज चलेगा, ना आपका कुछ भी आपका नहीं चलेगा। लेकिन हम बात करें पैरेलल में, अगर आप चीज़ को लगाते हैं पैरेलल में लगाते हैं तो पैरेलल में हम एक बेनिफिट ये होता है कि अगर एक चीज़ हमारी खराब भी होगी तो बाकी की जितनी भी चीज़ें वो सारी हमारी चलती रहती हैं। अब इसमें एक और चीज़ होती है हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, इसमें जो नेट रेजिस्टेंस होता है हमारा वो हमारा कम आता है, और सीरीज में हमारा जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ओके तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। मैंने जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था ओम्स लॉ के बारे में कि हमारे जो ओम्स लॉ होता है वो एक सर्टेन लिमिट तक ही हमारा फॉलो करता है। तो वो उस लिमिट कब ब्रेक होती है, वो लिमिट हमारी सिंपली हमारी खत्म होती है बोले तो इसके बाद हमारा ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, वो होता है हीट की वजह से। देखिए मान लेते हैं मेरे पास फ़ोन है, अगर मैं अपने फ़ोन को चार्जर से गर्म करूँ तो आप थोड़े समय बाद ये पाएंगे कि आपका जो चार्जर है वो थोड़ा सा गर्म हो गया है। तो वो गर्म क्यों हुआ? क्या आपने उसको क्या चूल्हे के पास में रखा था? नहीं, तो अपने आप गर्म हो, किसकी वजह से गर्म हो? तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से। अब इस फिनोमेना की जो इस फिनोमेना के बारे में हमको बताया था जूल्स ने। किसने बताया था? जूल्स ने बताया था, इसलिए हमने इस चीज को नाम दिया था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग दे दिया। क्या नाम दिया? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसने ये लॉ दिया कि आपकी जो भी हीट होगी वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। मतलब कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा आपका हीट प्रोड्यूस होगी। सेकंड उसने दिया कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा आपका मटेरियल जल्दी गर्म होता है। यहाँ पे देखिए ये तीन चीज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहला चीज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ करंट, सेकंड चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, थर्ड चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपका रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और करंट के स्क्वायर के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहां से हमारी इक्वेशन आती है H बराबर I² RT। अब जो H होता है, H का मतलब होता है हीट, और ये भी एक तरह की क्या होती है, एनर्जी। तो इसमें जो एनर्जी होती है उसकी जो यूनिट होती है वो भी हमारी जूल ही रहती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिट आपकी क्या होगा खराब, इतना इजी है, आपको कुछ ज़्यादा नई चीज़ें पढ़ने की हीट क्या होता है देखिए। और आप इसका इस्तेमाल आप करते हैं डेली लाइफ में करते हैं। देखिए तो कैसे आपके घर में जो आपका जो प्रेस वगैरह होता है वो क्या करता है, आप बिजली से चीज़ों को आप गर्म करके आप प्रेस चला रहे हैं, हीटर वगैरह चला रहे हैं। कुछ लोग ना आप तो वैसे आगे ठंड आ गई है तो ठंड में लोग इस्तेमाल करते हैं हीटर का। तो वो बिजली से गर्म किस प्रकार से होता है, तो उसके बीच में एक मेटल की रॉड रहती है जिसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने अंदर से करंट पास होने ही नहीं देता। तो उसके अंदर से अगर करंट पास में नहीं होगा तो उसके अंदर से जो करंट आ रहा है फ्लो हो रहा है उसको जाने में दिक्कत होगी, तो उस चीज़ को गर्म कर देगा। तो गर्म करते करते वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि वो हमको भी गर्मी दे सकती है। तो उसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का इस्तेमाल अपने डे टू डे लाइफ में भी हम बखूबी करते हैं। अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल और कहाँ पे करते थे। देखिए पुराने समय में इसका इस्तेमाल हम करते थे बल्ब जलाने में। हाँ आजकल तो आपके एलईडी बल्ब आते हैं, बट पुराने टाइम में हम इस्तेमाल करते थे टंगस्टन के बल्ब। अगर आप अभी भी गांव जैसे इलाकों में जाएंगे या किसी के घर में भी आज भी आपको देखने को मिलता होगा वो लाल कलर का 100 वाट वाला बल्ब, जो कि उसके अंदर एक वायर होती है, उसके अंदर एक फिलामेंट होता है जिसे इसको हम कहते हैं टंगस्टन का फिलामेंट इसको कहते हैं। वो डब्लू करके साइंस आपको होता है। ठीक है, तो देखिए पहला इस्तेमाल हो गया इसका इलेक्ट्रिक बल्ब, सेकंड से इस्तेमाल हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज। आपने जैसे ऐसे सुना होगा कि इसका फ्यूज खराब हो गया। तो फ्यूज क्या होता है? फ्यूज कुछ नहीं होता है, आपका एक छोटा सा डिवाइस होता है जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे क्या करता है, काम करता है। अगर वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट से अगर उसके अंदर ज़्यादा हीट पास होगी तो वो पिघल जाएगा। अगर वो पिघल जाएगा तो सर्किट हमारा
ब्रेक हो जाएगा। सर्किट अगर हमारा ब्रेक हो जाएगा तो करंट आगे फ्लो नहीं होगा और चीज़ हमारी आगे फूकने से हमारी बच जाती हैं। फिर हम आते हैं इलेक्ट्रिक आयरन। हम इसका इस्तेमाल हम आयरन करने में भी करते हैं अपने कपड़ों को। और बाकी था मैंने कितने इससे इस्तेमाल देखिए हीटिंग इफेक्ट के। पहला हम उसमें बल्ब में इस्तेमाल करते हैं, सेकंड उसका इलेक्ट्रिक फ्यूज उसमें इस्तेमाल करते हैं, थर्ड में उसको आयरन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके इस्तेमाल और भी हमने आज हमको बस 3 ही हमने इसमें कराया डिस्कशन। कहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब बात करते हैं, इसमें एक टर्म आती है पावर की। पावर क्या होती है? तो देखिए पावर का हमारा सिंपल समझ होता है द रेट ऑफ एच वी से इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम, मतलब कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का हम जिस रेट से इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हम कहते हैं पावर कहते हैं। तो पावर का सिंपल सा हमारा फॉर्मूला होता है P बराबर होता है V इंटू आई। P बराबर हमारा क्या होता है V इंटू आई। तो वोल्टेज इंटू में करंट को हम कहते हैं पावर कहते हैं। और जब पावर की जो ऐसा होती है वो हमारी होती है वो हमारी क्या होती है? वाट होती है। और आपने इसका इस्तेमाल होते हुए अपने घरों में भी आपने देखा हो, आपने इसका इस्तेमाल अपने घरों में भी होते हुए देखा होगा। देखिए लिखे आपके घर में जो मीटर वगैरह जो भी लगा होगा उसमें आपका बिल आता है, इसमें लिखा होता है 2 यूनिट आपका बिल आया है, 3 यूनिट बिल आया है, 4 यूनिट बिल आया है। वो यूनिट क्या होता है? वो यूनिट आपकी किलोवाट होती है। अभी मैंने क्या बताया? मैंने वाट बताया, बट आपके घर में जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं? किलोवाट। किलोवाट का मतलब है 1000 वाट को हम कहते हैं 1 किलोवाट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1000 वाट को हम 1 किलोवाट करते हैं। और आपके घर में जो कमर्शियल यूनिट इस्तेमाल करती है वो एक वाट इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? एक वाट का इस्तेमाल करते हैं। क्या कोई दिक्कत है तक? तो इसकी यूनिट हमारी क्या होती है? वाट होती है। इसकी जो कमर्शियल यूनिट है वो हमारी होती है KWH होती है। क्योंकि दिक्कत है। अब बात करते हैं हमने अभी तक जो पढ़ा हुआ हमने क्या पढ़ा। देखिए हमने इसमें बेसिकली पढ़ा हमने करंट के बारे में, चार्ज के बारे में, टाइम के बारे में और वोल्टेज के बारे में बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा, एनर्जी और रेजिस्टेंस के बारे में। तो हमारा जो सिंबल होता है, हमारा करंट का सिंबल होता है हमारा I, चार्ज का सिंबल होता है Q, टाइम का सिंबल T और वो या बोलते हैं वोल्टेज क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। उसका सिंबल हमारा होता है V होता है। एनर्जी को हम ज़्यादातर हम W से डिनोट करते हैं और आता है रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं R से। चार्ज की हमारा जो करंट होता है, चार्ज की यूनिट हमारी होती है एम्पियर होती है। करंट की यूनिट हमारी एम्पियर होती है, चार्ज की यूनिट हमारी कोलाम होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, वोल्टेज की यूनिट हमारी वी ही रहती है, इसको कहते हैं वोल्ट हम कहते हैं। एनर्जी की यूनिट हमारी जूल होती है और रेजिस्टेंस की यूनिट हमारी क्या होती है? ओम होती है। क्या को दिखाया था? तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हमारे आगे और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।